से ताल्लुकात रखते हैं। और आज हम भी नागपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ नागपुर की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नेता यहां हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो पुल बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जाति पंथ के लोगों के बीच भी पुल बनाने का काम वो बखूबी करते हैं। जो इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में भी कमाल की विधा उन्होंने हासिल की हुई है। हमारे साथ नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पूरे देश में इस वक्त चुनावी माहौल में एक मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, जातियों की बात चल रही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना बंटने की बात चल रही है। और अगर मैं कहूं नागपुर की, तो यहां आप हमेशा कहते हैं कि मैं यहां अल्पमत में हूं जाति के लिहाज से, लेकिन फिर भी लगातार जीतता आ रहा हूं। कैसे साधते हैं इक्वेशन? नहीं, पहली बात तो एक कि मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूँ। जयप्रकाश जी के आह्वान पर 75 में मैं 11th में था, हायर मैट्रिक में, तब मैंने उसी समय इमरजेंसी के खिलाफ काम शुरू किया है। तो माय आइडियोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन फॉर मी, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स, इसके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, और इसके आधार पर न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। और इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करनी चाहिए, और मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर समाज की निर्मित होनी चाहिए। तो मुझे पॉलिटिकल परिणामों की चिंता नहीं है। मैं इस कन्विक्शन को लेकर काम करता हूँ, और मैंने नागपुर की जनता को भी कहा कि मैं नागपुर का हूँ और नागपुर की जनता मेरा परिवार है, और मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर काम नहीं करूँगा। जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूँगा, और जो मुझे नहीं देगा उसका भी करूँगा। तो मैं प्रत्यक्ष अपने पॉलिटिकल लाइफ में इसका 100% अनुकरण करता हूं, और मेरा अनुभव है कि लोग अच्छे काम के लिए निश्चित रूप से साथ देते हैं, और वही आपकी ताकत होती है। कोई भी राजनीतिक नेता की, उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि लोगों का प्रेम और विश्वास, और मैं इसमें नसीबवान हूँ कि मुझे नागपुर की जनता ने बहुत प्रेम दिया, और मैं उनके प्रति कृतज्ञ भी हूँ। नागपुर की जनता ने आपको प्रेम दिया है, और ऐसा नहीं, महाराष्ट्र की जनता भी आपको बखूबी मानती है, लेकिन जो सारी इक्वेशंस आपके लिए काम करती नजर आई, लेकिन जब हमने देखा कि अभी हाल के लोकसभा चुनावों में वो इक्वेशंस बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर नहीं आई, क्या गलत हुआ है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, और मैं आग्रह से अपने भाषण में रखता हूँ, कि स्वाधीनता को 75 साल पूरे हुए हैं। 60 साल में कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, मुंबई में, दिल्ली में कांग्रेस थी। मुझे याद है, बैलजोड़ी का चिन्ह था तो लोग बैलजोड़ी पर ठप्पे मारते थे। फिर गाय बछड़ा आया, फिर पंजा आया, फिर कांग्रेस टूटी। कभी रेड्डी कांग्रेस, चड्डी कांग्रेस, अर्स कांग्रेस, पवार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी कांग्रेस, बहुत कांग्रेस हुई। पर सच्चाई यह है कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, वो हमने 10 साल में करके बताया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट इशू यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े व्यक्ति थे, मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर रशिया से प्रभावित थे, और उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल देश के लिए नीतियों के द्वारा प्रस्तुत किया था, वो पूरी तरह फेल हो गया। हवाई, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस खुल गई, 70,000 करोड़ का घाटा। स्टील फैक्ट्री खुल गई, घाटा। हमारे कर्नाटक में गोल्ड माइन है, वो भी घाटे में। इधर होटल खोले, घाटे में। इन सब के बजाय अगर सिंचाई के लिए प्रायोरिटी मिलती है, गांव के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस समय बनते हैं और गांव को रोड बनते हैं, किसानों के लिए गोडाउन, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की तस्वीर अलग होती है। तो कांग्रेस ने बेसिकली जिस प्रकार से काम किया नीतियों के द्वारा, उसके कारण देश का बड़ा नुकसान हुआ। पर जब अटल जी आए तब काफ़ी परिवर्तन हुआ, और जब मोदी जी आए तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 साल में जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो करके दिखाया। और हमारा काम उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, ये जो किया हुआ काम है, मुझे लगता है यही लोगों के मन में हमारे प्रति, सरकार के प्रति, हम सब के प्रति एक विश्वास है, और यही हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पूंजी है। लेकिन ये विश्वास लोकसभा चुनावों में तो महाराष्ट्र में तो कम से कम काम करता हुआ नजर नहीं आया ना गडकरी जी? देखिए, इसमें गड़बड़ हुई। महाराष्ट्र ये पहले से ही एक पुरोगामी, प्रगतिशील मूवमेंट का सेंटर रहा है। देश को सामाजिक विचार देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले,
इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, विचार की शुरुआत यहाँ हुई। विशेष रूप से कांग्रेस ने एक नीति अपनाई कि जब कन्विंस नहीं होते तो कंफ्यूज करना हो, और उन्होंने एक नया नरेशन ऐसा एक सेट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिलेगी तो बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा। अब नागपुर में ऐसा है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये बड़ी शक्ति यहाँ शेड्यूल कास्ट समाज भी बड़े प्रमाण में है, आदिवासी समाज भी है कुछ डिस्ट्रिक्ट में। तो आदिवासियों का आरक्षण रद्द होगा और बाबा साहब का संविधान बदलेगा। ना हम संविधान बदलने वाले हैं, न बदलने देंगे, न कोई हमारा बदलने का इरादा है। उल्टा ये तो सच्चाई है, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, केशवानंद भारती केस में है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट बदल नहीं सकता। और बाकी जो 3 पार्ट में संविधान है उसमें तो कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय हारने के बाद इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने संविधान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतनी तोड़ मरोड़ करके रखा कि 77 में जनता पार्टी चुनकर आने के बाद फिर वो संविधान को सुधारा गया। लेकिन तो मुझे क्या लगता है कि ये जो लोगों को गुमराह किया गया इसके कारण थोड़ा फटका पड़ा, पर अब लोगों को पता चला कि वो झूठ था। लेकिन वो तो किताब लेके अभी भी राहुल गांधी बार-बार अभी भी किताब ले रहे हैं, लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इसे बचाना है। राहुल गांधी पहले ये जवाब दे कि इमरजेंसी में जो कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा जी के नेतृत्व में जो घटना को तोड़ मरोड़ गया उसके बारे में तो बोले पहले। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, जो इतिहास था, अभी जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है उसमें तो उन्हें खतरा नजर आ रहा है आपकी सरकार से। वो कह रहे हैं कि हम ना संविधान बदलेंगे, न बदलने देंगे, न बदलने का हमारा कोई इरादा। तो राहुल गांधी का नैरेटिव नहीं चलेगा? नहीं, राहुल गांधी गुमराह कर रहे लोगों को, कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन कंफ्यूज कर करके अपनी पार्टी की स्थिति तो उन्होंने मजबूत कर ली पिछली बार। पर हमने अभी बड़े प्रमाण पर भी देखो, मैं कम से कम 66 मीटिंग कर रहा हूँ, आज 8 मीटिंग है मेरी। तो मराठवाड़ा में हूँ, लातूर से शुरू कर रहा हूँ, तो नेचुरली मैं हर चीज मीटिंग में ये विषय रखता हूँ। अब लोगों के मन में मुझे ऐसा विश्वास है कि गलतफहमी निकल गई है और इस बार चुनाव में हमने किए हुए काम को वोट मिलेंगे और निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र में हमारी सत्ता भी आएगी और हम जीत कर आएंगे। आप इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, 4 महीनों में ऐसा क्या बदल गया? मतलब सिर्फ आप नैरेटिव बदलने में कामयाब हो गए या 4 महीनों में और भी कुछ ग्रास रूट पे ऐसा काम किया है? हर चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के कुछ इश्यू होते हैं, कुछ राज्य स्तर के होते हैं, कुछ विभाग स्तर के होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं और कुछ एक समाज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। कभी किसानों के इशू होते हैं, कभी महंगाई के इशू होते हैं। तो क्या होता है कि आज राज्य के चुनाव के जो इशू हैं उन इश्यूओं में आज मैक्सिमम जनता इस बात को महसूस करती है कि दिल्ली में, हमारे राज्य में, जैसे मैंने 5 लाख करोड़ के रोड बनाए महाराष्ट्र में, वो दिखते, आप कहीं भी जाओ तो आपको सब जगह लोग बोलेंगे हमारे रोड अच्छे बने। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था और बड़ी राजा योजना बनाई, 12,000 करोड़ मैंने दिए और जो 50% प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे, 50% से ज़्यादा काम वो अच्छे किए। पश्चिम महाराष्ट्र में टेम्बू, मैसार, सांगली और सोलापुर जिले के सूखाग्रस्त भाग में पानी चला गया। तो कहीं ना कहीं जो किए हुए काम है, हमने इथेनॉल लाया। अगर हम इथेनॉल शुरू नहीं करते तो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की शुगर फैक्ट्री बंद हो जाती। कितना करोड़ों किसान, लाखों किसानों का नुकसान होता। आज ये जो हमने बचाया क्योंकि इथेनॉल आया, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री नॉन वायबल है। तो ये हर जगह पर, हर इससे अलग अलग प्रकार के विषय उनके जिंदगी के रोजमर्रा के भी है और भविष्य के भी है, और उन विषयों को वहाँ अगर एड्रेस करेंगे तो वो लोगों को निश्चित रूप से इसका एक विश्वास भी होता है। अभी विदर्भ में हमने मदर डेयरी लगाई, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। अभी 5 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रहे हैं। अभी 450 करोड़ का काम शुरू हुआ है और 50 लाख लीटर दूध 5 साल में करेंगे तो विदर्भ में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो इश्यू जो है वहाँ के जो है उस पर जो काम हमने किया है उसके परिणाम और विश्वास के साथ लोग हमको साथ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, आप इतने बेहतरीन काम और योजनाओं के बारे में पूरा लेखा जोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर अगर सब कुछ इतना अच्छा था और इतना विकास किया है, बटेंगे तो कटेंगे, आज के अखबार में एक हैं तो सेफ हैं, इसकी जरूरत क्यों आ गई महाराष्ट्र के चुनाव में? देखिए, चुनाव कैंपेन होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं।
अलग अलग प्रकार की बातें होती है, अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी, उसके जवाब होते हैं। मुझे लगता है कि इन विषयों के बारे में ऐसा है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब ऐसा है कि देश में अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई उसके कारण विदेशी नागरिक देश में आने की संभावना बढ़ रही है। वहाँ ऑलरेडी बांग्लादेश के लोग अनेक जगह पर पहुंच गए, विशेष रूप से कश्मीर में आतंकवाद फिर ऊपर में आ रहा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारी स्ट्रेंथ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कन्फ्यूजन होता है कि हम हिंदुत्व या हिंदू समाज की बात करते हैं, केवल मंदिर में जाने वाले हिंदू नहीं है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब उसके बिंदु है। तो जो मस्जिद में जो मुसलमान डाला, वो जब मक्का में जाता है तो उसको हिंदी मुसलमान कहते हैं। तो यहाँ का मुसलमान भले मस्जिद में जाए, यहाँ का क्रिश्चियन चर्च में जाए, यहाँ का बौद्ध विहार में जाए, यहाँ का सिख गुरुद्वारे में जाए, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इनको जब बाहर जाते तो लोग बोलते इंडियन, भारतीय। भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयत्व यही हिंदुत्व है। और भारत का इतिहास जो है वो हिंदू संस्कृति, इतिहास, विरासत से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व की व्याख्या वे ऑफ लाइफ की है। तो हम सब बातों को क्या हुआ है देश में, सेकुलर शब्द का गलत अर्थ हमने लगाया। डिक्शनरी मीनिंग है सेकुलर शब्द का सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। पर हमारे माइंड सेटअप में ऐसी कोई भी बात आती है तो हम पहली बार उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। यही गलत है। हम एंटी मुस्लिम ने, एंटी माइनॉरिटी नहीं। हम भारतीय एक है और भारतीयों ने एक रहना चाहिए। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर हम एक रहेंगे तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेगी। इस भाव से वो एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन तो हिंदू मुसलमान नहीं है, मुस्लिमों की टोपी गायब है उस एडवर्टाइजमेंट में। बहुत सारी तरह तरह की जो महाराष्ट्र की पगड़ियां हैं, पर उसमें मुस्लिम टोपी नहीं है। उसके जो चित्र है एक वाला, उसमें कई लोग कह रहे हैं कि भाई एक में इंक्लूड नहीं है क्या? मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मुसलमान हमारे पार्ट में है। देखिए, हमने उज्ज्वला योजना लाई, 9.5 करोड़ को गैस सिलेंडर दिए, आयुष्य योजना लाई, 67 योजनाएं लाई। क्या हमने कहीं ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया था कि दलित और मुसलमान इसके लिए अप्लाई ना करें? क्या हमने हमारी योजनाओं का बेनिफिट मुस्लिम और दलित समाज को दिया नहीं क्या? देखिए, नागपुर में दीक्षा भूमि का पूरा काम मेरे कार्यकाल में हुआ, देवेंद्र मेयर था तब किया। ताजबाग का सौंदर्यीकरण हमने किया। हमने कभी मुस्लिम समाज को, दलित समाज को कोई डिस्क्रिमिनेट किया है क्या? जब फिर वोट जिहाद की बात होती है, धर्म युद्ध की बात होती है और जब हिंदुओं का अलग जगाने की बात होती है, नितिन जी आपकी नहीं, मैं पार्टी की पूरी लाइन की बात कर रही हूँ। देखिए, जब जबरदस्ती से धर्मांतरण किया जाता है, पैसे के उपयोग के आधार पर वनवासी आदिवासी क्षेत्र में होता है, तो उसका विरोध होता है। जब जिहाद के बारे में कुछ लड़कियों से फुसल कर उनको कन्वर्ट करके फिर उनसे शादी की जाती तो गलत है। नहीं, वोट जिहाद जैसा कुछ है, नितिन गडकरी वोट जिहाद जैसा कुछ मानते हैं, उनकी निजी राय। नहीं, ऐसा कोई वोट जिहाद नहीं है। और जो बातें कहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड स्पिरिट बिहाइंड द आर्गुमेंट। जो शब्दशः अर्थ निकलता जो है, ऐसा हिंदी और मराठी में भी है कि अनेक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। पहली बात, जो देश की मानसिकता है वो एंटी मुस्लिम, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के खिलाफ है। इस प्रकार का एक परसेप्शन कांग्रेस ने तैयार किया है। मैं अगर कहूँगा तो ये इमेज वर्सेस रियलिटी वाली कहानी है। वस्तुस्थिति में संघ हो, भाजपा हो, हमारे संस्कार हो, कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के बारे में कभी भी हमें अनुमति भी नहीं देता और हम उसका अनुकरण नहीं करते। मैं जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे ये कार्यकाल में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ, तो मैं ये नहीं पूछता ये पुल बना, ये ब्रिज बना, ये रोड बना। मैं कहता हूँ, मैं 2014 में जब मंत्री बना तो 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे और आदमी को खींचने का काम करते थे, और इसमें 70% आबादी दलित, आदिवासी और मुसलमान थे। मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाया और इन 1.5 करोड़ लोगों के मानवीय शोषण से उनको मुक्त किया। मैंने इसके लिए मैं अस्वस्थ था, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। क्या मेरे मन में उनके प्रति संवेदनशीलता थी? और हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय में कहा है कि समाज का शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो जो आखिरी पायदान पर खड़ा है,
जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान दिलाना, यही हमारा जीवन का कार्य है। और जिस दिन उसको रोटी और कपड़ा मकान मिलेगा, उस दिन तक हम उसके लिए काम करते रहेंगे। नितिन जी, ये क्या तो ठीक बीजेपी है। को मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए? आपको तो मुस्लिम वोट मिले हैं, लेकिन क्या बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं बिल्कुल चाहिए। तो फिर बार बार आप भी देखिए, अब बार हम किसी भी तरह से देख लें, कुछ भी कहें, भाषण आपने भी सुने होंगे नेताओं के बयान भी आपने सुने होंगे, तो क्या ऐसे मिलेगा मुस्लिम वोट? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, अब भारतीय जनता पार्टी का संविधान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने मैं अध्यक्षता पर लगा हुआ बोर्ड, राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास और अंत्योदय, यही बातें लिखी हुई है। सामाजिक समता और आर्थिक समता हमारी कटिबद्धता है। अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे लोग क्या होते हैं, कोई तो भी जाके किसी को मार देता है, बोल देता है, गाला देता है, मीडिया दिन में चला दे। नहीं, छोटे लोग नहीं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनको राजनीति में लाने का श्रेय आप कहते हैं आप ही लेकर आए थे जब, तो वो बोल रहे हैं, चिंता तब हो जाती है। मैंने तो उनका भाषण भी सुना नहीं है, कोई पता नहीं मुझे कहीं, पर वो संयमशील है, वो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये बताइए कि आपके लिए कहा जाता है कि, और आप खुद भी कहते हैं कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूं, मेरे दोस्त हर पार्टी में हैं और मुझे सबका सम्मान मिलता है। उद्धव ठाकरे जी से दोस्ती है अभी भी? मेरी सबसे दोस्ती है। देखो, राजनीति अलग होती है, दोस्ती अलग होती है। और आज भी मेरे घर पर भी कांग्रेस के लोग आते हैं, सब पार्टी के लोग आते हैं, मैं सबके काम करता हूं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमें लोकतंत्र को समझना होगा और राजनीति को समझना होगा। सत्ता कारण, पावर पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। और इसलिए मैं जब पार्लियामेंट में मेरे डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा थी, मैं नहीं था, तो सब पार्टियों के 70 लोग बोले, सोनिया जी से लेकर कांग्रेस के लेकर सभी पार्टियां, और हर पार्टी में एक ने भी, हर पार्टी ने मुझे धन्यवाद दिया, खास सांसद ने, और मेरा आभार माना। तो मैंने भाषण में कहा कि मैं आरएसएस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ। ये मालूम होते हुए भी आपने मुझे जो सहारा, धन्यवाद दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और ये राजनीति में मुझे भारतीय जनता पार्टी में यही सिखाया कि सही काम होगा वो सब करो। इवन मेरा अपोजिशन वाले भी मेरे घर पर कोई काम लेके आते हैं और सही है तो मैं कर देता हूँ। और मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि जो वोट देगा उसका काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी करूंगा। आपने उद्धव जी को नहीं कहा कि देखो आपका और हमारा साथ जो है वो सही है और वो नेचुरल अलायंस है, वो दिल से और ये सोच से? पॉलिटिक्स में ऐसा है, ये पॉलिटिक्स बदलते रहता है। एनी थिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स, क्रिकेट एंड लव। कभी कब चलता है, कब टूटता है, बता नहीं सकते कोई। तो पॉलिटिक्स में क्या है कि दुर्भाग्य से आज पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हावी है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन थोड़ा पीछे पड़ा हुआ है। बाला साहब ठाकरे जी के समय हिंदुत्व की बात को लेकर भाजपा शिवसेना की अलायंस हुई थी और वो बाला साहब हमारे नेता थे। बाला साहब का जगह आज भी मेरे दिल में है, मैं उनको चाहता हूँ। अब पर क्या है, मैं हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ता। आपको लगता है कि उद्धव जी ने बाला साहब की जो सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जैसा उन पे आरोप लग रहे हैं? देखिए, एक बात तो सही है कि अब अबू आजमी शिवसेना को सपोर्ट करेगा और कांग्रेस पार्टी के, तो दोनों के विचारों में तो मतभिन्नता है बहुत। अब सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी क्या कहते हैं और उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, तो फर्क है। पर पॉलिटिक्स ए गेम ऑफ कंपल्शन, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, तो अपने आप में बदलते रहता है। तो ऐसा बदलाव तो बीजेपी ने भी किया, अजीत पवार को साथ लेकर, जो कहते तो वही हैं तो मैं कह रहा हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड वॉर एंड लव, तो यही चलता है। तो अजीत पवार जी को साथ लेना स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को नाम दिया गया कि नेचुरल अलायंस नहीं है, स्ट्रैटेजिक है। आपको लगता है कि पिछली बार आरएसएस ने खुलकर कहा था कि कहीं ना कहीं हार का एक बड़ा फैक्टर वो थे, इस बार वो क्या भूमिका निभाएंगे, जबकि वो एक अलग ही लाइन पे चले हुए हैं, पूरी पार्टी कटेंगे तो बटेंगे पे इस बार चल रही तीनों है। पार्टियां पूरी तरह से मिलकर अपनी सत्ता, इसके लिए हम सब लोग मिलकर कोशिश करें और दिशा एक ही है, उद्देश्य एक ही है। और मेरा विश्वास तो है कि योगी जी सब- को आउटसाइडर बता रहे हैं, अजीत जी तो योगी जी को, अजीत पवार जी योगी जी को आउटसाइडर बता रहे हैं, कहते हैं ऐसे लोग यहाँ के इस तरह के बयान दे देते हैं, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी पार्टियां तीनों एक आई है, इसका मतलब हमारे 100% विचार सबके एक है, ऐसा तो कभी हमने क्लेम नहीं किया। अगर हम एक ही विचार के होते तो एक पार्टी होती,
तो हम अलग अलग पार्टी के, इसलिए सबके अलग अलग थोड़े बहुत विचार। यानी अगर उद्धव को अगर अबू आजमी का साथ मिले तो वो भी सही, और आपको अगर अजीत पवार का साथ मिले तो भी सही? ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक सच्चाई ये है, नहीं अगर वो करें तो गलत और हम करें तो सही। एक ए नाम की इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसकी अपनी विचार है, बी नाम की उनकी अलग विचार है, सी नाम की उनकी अलग है, पर तीनों पार्टी जब साथ में आती तो तीनों अपने विचारों के साथ आती है। तो 40% पटता है, 50% पटता है, 60% पटता है। जिस दिन 100% पटेगा तो एक ही पार्टी हो जाएगी। तो ग्राउंड रियलिटी और सच्चाई तो ये है कि हर पार्टी के विचारों में थोड़ा बहुत तो फर्क नहीं, है। अगर उद्धव उनका साथ लें तो वो मौलाना उद्धव कहलाने लगते हैं, और अगर आप अजीत पवार का साथ लें तो कोई बात नहीं। अजीत पवार थोड़ी मौलाना है। नहीं, पर बातें तो देखिए, मुस्लिम वोट बैंक के लोग क्या कुछ कहते हैं, वो तो टोपी भी पहनते हैं देखिए, और आप तो टोपी छापते भी नहीं है। राजनीति में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं। हमने पार्टी के बेसिक थिंकिंग जो है, पार्टी का जो संविधान है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसके आधार पर विचार करना ज्यादा उचित होता है। लेकिन आप ये बताइए, महाराष्ट्र को आप करीब से जानते हैं, आपने बाला साहब ठाकरे का वक्त भी देखा है जब गोपीनाथ मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी थे, और अब आप ये नई बीजेपी नया दौर भी देख रहे हैं जहां दोनों पार्टियां साथ नहीं है। आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बटोगे तो कटोगे जैसे नैरेटिव की जरूरत थी और जगह थी? मुझे लगता है इसका अर्थ लोग गलत लगा रहे, कुछ पत्रकार और कुछ लोग उसका अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये बटेंगे यानी ये भारतीयत्व के रेफरेंस में है, ये किसी माइनॉरिटी और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और एक है तो सेफ है? निश्चित रूप से वही बात है, हम सब भारतीय एक रहेंगे। उसमें मुसलमान भी आते हैं? हाँ, सब आते हैं। देखो, भारत के संविधान में जो जो हमारे देश के नागरिक है, जिनका हमारे संविधान पर, लोकतंत्र पर विश्वास है और इस देश को अपना देश मानते हैं, भले उसकी उपासना पद्धति कोई भी हो, चाहे मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, बौद्ध विहार में जाए, मंदिर में जाए, हम सब एक है, हम भारतीय है, हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत एक है, यही हमारा क्या आप महाराष्ट्र बीजेपी को सजेशन देना चाहेंगे कि भाई विकास की बात करो, ये वोट जिहाद और धर्मयुद्ध की बातें छोड़ दो? नहीं, सजेशन की बात तो मीडिया के द्वारा थोड़ी होती है, वो तो बातचीत में होती है। तो मतलब बातचीत हो रही है कुछ ऐसी? मेरी होती रहती है। तो आपने कहा कि भाई ये महाराष्ट्र की राजनीति में वोट जिहाद और ये धर्मयुद्ध की जगह नहीं है? वो तो नहीं कहा, पर महाराष्ट्र में जो हमारी सरकार ने 10 साल में काम किया है उसके ऊपर जोर दीजिए, बात मैंने कही। अच्छा, क्या एक और चीज, कि शरद पवार जी ने जिस तरह से उनका पार्टी तोड़ी, बीजेपी पे आरोप लगा, शिवसेना पे लगा, तो आपको लगता है कि ये फैक्टर अभी भी कहीं सिंपैथी वेव जनरेट करेगा या नहीं? हमारी महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा पार्टियां किसी ने तोड़ी होगी तो पवार साहब ने। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, वो खुद कांग्रेस को तोड़कर बाहर आए, फिर अंदर गए, फिर बाहर आए। देखिए, दुर्भाग्यवश डिटोरिएशन इज एवरीवेयर। कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कम हो गया। सिद्धांतों के आधार पर लोकतंत्र के प्रति आस्था रखकर काम करने वाला नेतृत्व और विचारधारा वो कम हुई है। देखो, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, मधुलिमय या हमारे बर्धन साहब अलग अलग विचारों के थे, पर वो जो भी उनके विचार थे उससे एक प्रकार से प्रामाणिक थे। अब धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी कन्वर्ट हो रही है कि नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट। मुझे टिकट दो, चुप पार्टी देगी, वहां झंडा उठाओ। तो ये डिटोरिएशन बीजेपी में भी हुआ है? देखो, ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है, ये सच्चाई है, और इसको रोकना, इसको बदलना और मूल्याधिष्ठित राजनीति को प्रस्तापित करना, इसके लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और मैं उनमें से एक कार्यकर्ता हूं कि मैं लगातार लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए ये कोशिश करने की कोशिश करता हूं। आपने कहा कि राजनीति कंपल्शन, लिमिटेशन और कॉन्ट्रडिक्शन है, अभी भी आपने हमारे इंटरव्यू में बात कही, तो आपकी नजर में कंपल्शन क्या है राजनीति में? जीत होनी चाहिए। और लिमिटेशन क्या? मैं एक सांसद हूँ, मंत्री हूं, इसलिए आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई। अगर मैं हार गया तो मेरा कौन इंटरव्यू ले? कंपल्शन है जीत एट एनी कॉस्ट। देखिए, जीतने के बिना रिलेवेंस ही नहीं आता, और इसलिए एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। कोई आदमी पसंद होता है, कभी नहीं होता है, किसी का बोलना पसंद होता है, नहीं होता है, किसी का व्यवहार पसंद होता है, नहीं होता है, तब भी सबको, यानी मजाक में कहना है तो सब प्राणियों को, गधे से लेकर घोड़े तक, सबको साथ लेकर एक साथ चलना पड़ता है। दैट इज टू बी द सक्सेस पॉलिटिक्स। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन, अलग अलग प्रकार के लोग साथ आते हैं, वो एक नारा देते हैं, ये दूसरा नारा देते, पर जिताने के लिए एक के लिए कोशिश करते हैं। तो ये चलता ही है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कन्विक्शंस। नितिन जी, आपने इतनी बेबाकी से तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।
फुल फ्रेश इससे मिले ताजा ब्रेड।